ये साइकोलॉजी होती क्या है? अगर देखा जाए तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर तीनों लीड लेके एक नफ्सियाती मरीज को लेके चल रहे होते हैं। सोशल बीइंग और ह्यूमन बीइंग में क्या फ़र्क है? सोसाइटी के साथ खुद को लिंक करते हुए खुदा ताला ने जो उसके अंदर इंस्टिंक्ट डाली है, इंसानों के साथ जो लोग कहते हैं मुझे इंसानों के साथ इश्क है, प्योरली आपके दिमाग के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा तलाश कंटिन्यू रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। जो आजकल हमारे नौजवान है, हमारी यूथ है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये और ये कहते हैं कि मैं इस लड़के से प्यार करता हूँ। एक्चुअली ना हमने मिक्स कर दिया है, मुझे जो लगता है। बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जब शादी के बाद उसके पास लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। सब लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए मुझे किस बात पे गुस्सा आता है और मेरे पार्टनर को किस बात पे गुस्सा आता है। अच्छा ठीक है, दिल लगी कुछ भी हो सकता है ना? कुछ भी हो सकता है। ये आजकल के ज़माने का Exactly. ये बारिश एहसास। वेलकम टू तलाश स्टूडेंट करीम। थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला। थैंक यू सो मच, आप आए। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, ये साइकोलॉजिस्ट कौन होता है? साइकोलॉजिस्ट जैसे मैं हूँ, बिल्कुल। हाँ। बेसिकली साइकोलॉजिस्ट वो होते हैं जो आपकी नफ्सियात के साथ पढ़ के, नफ्सियात को जान के, समझ के आपको ट्रीटमेंट सुजेस्ट करते हैं। ठीक है। हमारे माशरे के अंदर जो थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का, कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट दोनों एक दूसरे को भी लड़ाई चल रही होती है सब कुछ, लेकिन साइकोलॉजिस्ट स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स, थेरेपीज़ के थ्रू अपने मरीज़ को फिक्स कर रहा होता है, उसकी नफ्सियात को ठीक कर रहा होता है। ठीक है। साइकेट्रिस्ट वो होता है जो कि मेडिसिन के थ्रू इलाज कर रहा होता है अपने मरीज़ का। ठीक है। इसी तरह से आप देखेंगे कि मतलब हम बीइंग अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम हमेशा इसी तरह समझाने में ही लगे रहते हैं कि हम आपको दवाइयाँ नहीं दे सकते क्योंकि हमारा वो सारा का सारा सिनेरियो नहीं है। वो डॉक्टर साहब नहीं हमें दे दें, हमें आप लिख के दे दें, क्योंकि हमारा जो माशरा है ना वो कन्फ्यूज मैं अगर पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जनरली तो अगर देखा जाए तो साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट और सोशल वर्कर तीनों लीड लेके एक नफ्सियाती मरीज़ को लेके चल रहे होते हैं। तो इस तरह से आप अंडरस्टैंड अगर करें कि साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो नफ्सियात को जानते हैं और आपको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। ये साइकोलॉजी होती क्या है? बिग क्वेश्चन। एक्चुअली साइकोलॉजी को आज तक अंडरस्टैंड कर एक्सप्लोर मज़ीद किया जा रहा है। साइकोलॉजी बेसिकली आपके ह्यूमन बीइंग के अंदर चलते तासुरात, उसके ख्यालात, उसके जज्बात को जानने का एक पूरा डिसिप्लिन है। प्योरली आपके दिमाग के अंदर जो केमिस्ट्री चल रही है सब्जेक्टिव है, बहुत ज़्यादा। न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, ये तो मेडिकली आपको दिखती टेंजिबल चीज़ें नज़र आ जाती है, लेकिन साइकोलॉजी जो सब्जेक्टिव है, जो कि आप थ्रू एब्स्ट्रैक्ट, थ्रू सब्जेक्टिव वेज आप एनालाइज कर रहे होते हो, बेसिकली लोगों के ख्यालात को, लोगों को जांचने की कोशिश कर रहे होते हो, उनके तजर्बात या उनकी कोई अगर तल्ख यादें हैं उसकी बेस पे कोई उनके प्रॉब्लम्स हुए हैं तो उसकी बेस पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है। और फिर लेटर ऑन फिर आप देखेंगे कि सब कैटेगरीज आ जाती हैं सारी चीज़ें। सोशल बीइंग और ह्यूमन बीइंग में क्या फ़र्क है? सोशल बीइंग एक्चुअली, वैसे आपको मैं बताऊं कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अगर इस लेवल का कोई क्वेश्चन कर रहा है तो मीन्स उसने बहुत से डिसिप्लिन को एक्सप्लोर किया और वो इस लेवल तक आया है कि वो, क्योंकि हम जनरली ह्यूमन बीइंग कह के वी आर ह्यूमन बीइंग, वी आर सोशल ह्यूमन बीइंग कह दिया जाता है। तो लेकिन जो एक टर्म है ना ह्यूमन बीइंग, टोटली जो मेडिकली हम उसको अंडरस्टैंड करें, जिसके कोई बीमारी है, आप देखें जितनी डिजीज़ हैं, डिसऑर्डर्स हैं, ये सारी की सारी उन चीज़ों के साथ लिंक्ड हो जाता है। लेकिन जो सोशल बीइंग है कि वो सोसाइटी के साथ खुद को लिंक करते हुए खुदा ताला ने जो उसके अंदर इंस्टिंक्ट डाली हैं, उन चीज़ों को पूरा करते हुए दोनों को पैरेलल लेके चल रहा होता है। वो हम कहते हैं ना दीनी और दुनियावी, दुनिया को दोनों। हाँ, सोशल बीइंग में उसको डिफाइन करती हूँ, ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। ऑल्दो सब्जेक्टिव इसके मीनिंग्स और होते हैं, डिफाइंड टर्म्स और होती हैं, लेकिन जो ह्यूमन बीइंग सिंपल ये है कि एक इंसान जो अशरफुल मखलूक़ात अल्लाह पाक ने बनाया, लेकिन उसके साथ अगर वो सोसाइटी को अंडरस्टैंड करता, समझता और उसको साथ लेके चलता, वो सोशल बीइंग में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। हाँ जी, इस तरह से डिफरेंट ताल्लुक बनाता है। आप देखें सबसे ज़्यादा जो सोशल बीइंग में आप देखेंगे कि रिलेशनशिप बिल्डिंग और कैसे वो दुनिया के साथ अपने ताल्लुक शो कर रहा है और एज अ ह्यूमन बीइंग वो क्या रिएक्ट कर रहा है, इस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा होता है। वो इंसानों के साथ जो लोग कहते हैं मुझे इंसानों के साथ इश्क है, मुझे इसके साथ मोहब्बत है,
ठीक है, तो उसको आप कैसे डिफाइन करेंगे? वैसे आपका ये जो वर्ड है ना, ये तलाश इश्क, और ये इतना अपीलिंग है, इतना मेमोराइजिंग है ना, दिल करता है कि बंदा इस पे बात करे, उसको सोचे इसके अंदर क्या होगा। अपील ही इंसान को ना दो बेसिक इंस्टिंक्ट लेके चल रही होती हैं, जो मैं आज तक अंडरस्टैंड कर पाई हूँ। और फ्राइड ने भी यही कहा था, क्योंकि मैं फॉलोवर ऑफ साइकोलॉजी हूँ, तो हमेशा ये कहा जाता है कि लव, अफेक्शन या सेक्स, और दूसरा एग्रेशन है। हाँ। दो बड़ी कुव्वतें हैं जो इंसान को लेके चल रही होती हैं, और जो इंसान टोटली इसी के इर्द गिर्द घूम भी रहा होता है। तो अगर हम सवाल को रिफ्रेज करें कि इंसान कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे रिलेशनशिप बिल्डअप करता है, कैसे टोटली इस जो हम हमेशा कहते हैं तलाश इश्क, जो आपने अपने प्रोग्राम का भी नाम रखा हुआ है, ये इसकी तलाश कंटिन्यू रहती है। तलाश कंटिन्यू रहती है, ये कभी ख़त्म नहीं होती। एक डिफाइंड, क्योंकि इंसान अपने सेटिस्फाई किसी लेवल पे हो ही नहीं रहा होता। वो जो ट्रू लव की फीलिंग है ना, सब एक जस्तजू में लगे, ठीक है, सब जानना चाह रहे हैं, जांचना चाह रहे हैं। आप अगर मैं अपने डिसिप्लिन से बात करूं तो हम बेसिकली देख रहे होते हैं साइकोलॉजिकल इल पेशेंट ही या डिस्ट्रेस पेशेंट ही हमारे पास ज़्यादातर आ रहे होते हैं। और जैसे प्रोग्राम से पहले भी मैं आपसे बात करी थी कि हम 3 चीज़ों को बड़ा मर्ज करके लेके चल रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी और ह्यूमन फिजियोलॉजी के सराउंडिंग ही ये सारी चीज़ें, और इश्क ही सबसे बड़ी फोर्स है। ये लेके चलती है और लेके डुबाती भी है और कहीं पार भी लगाती है। ठीक है, ये इसी तरह से चलती है। अब यहाँ पे लफ्ज़ यूज़ किया, एडिक्शन और प्यार, इन दोनों में क्या फ़र्क है? देखें, एडिक्शन वो लेवल होता है जहाँ पे उसके बगैर इंसान तरसता है, लपकता है, उसको हासिल करने के लिए कोई ऐसे मीन्स ढूंढता है जो राइट भी हो सकते हैं, रॉन्ग भी हो सकते हैं। एडिक्शन, अभी जितने भी हमारे पेशेंट्स वगैरह भी आते हैं, तो उनमें हम सबसे ज़्यादा जो लेवल ऑफ मैं आज तक अगर सिंपल डिफाइन करूँ इस टर्म को, इंसान से ताल्लुक़ का जो रवाबित है ना, बेसिकली वो दोनों का, ये सबसे बड़ा एडिक्टिव है। ओके। खुदा ताला ने ना इसके अंदर इतनी मिठास और इतनी ज़्यादा वो एक प्लेयर एलिमेंट डाला है ना, कि इसके बगैर अगर नहीं वो सराउंडिंग में होता, तभी तो ये इतनी मूवीज़, गाने, ड्रामे, ये जो इतनी बड़ी पूरी डिसिप्लिन आपके सामने डेवलप हुआ है कि हर जवान के मुंह पे कोई गाना चल रहा होता है, गाड़ी में म्यूज़िक चल रहा होता है। तो सब चीज़ें क्या है, वो सब्जेक्ट, वो कहते हैं ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट सी दुनिया बना ली, इमेजिनेटिव दुनिया है, उसी के अंदर घूम रहा होता है, प्लेयर को एंजॉय कर रहा होता है। मेरा सवाल एक अगेन वही चीज़ है जो आजकल हमारे नौजवान है, हमारी यूथ है, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये, और ये कहते हैं कि मैं इस लड़के से प्यार करती हूँ, और जब उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा होते हैं, वो ड्रग्स में जाते हैं, वो सुसाइड की तरफ जाते हैं। तो ये मोहब्बत में ज़्यादातर लोग उस तरफ जाते हैं या एडिक्शन में जाते हैं? एडिक्शन में हम किसी चीज़ को, जैसे आप टीनेज या यूथ की सबसे ज़्यादा बात, हम किसी अट्रैक्ट हो रहे होते हैं, अट्रैक्ट इतना ज़्यादा हो जाते हैं कि वो प्लेयर एलिमेंट दिमाग के अंदर केमिस्ट्री बनाता है, आपकी टोटल हार्मोनल लेवल हाई करता है और डिमांड बढ़ा देता है कि ये चाहिए। उसके लिए आप बेशक उससे ज़्यादती की लेवल पे चले जाते हैं, और या अपने लिए सेल्फ हार्मिंग पे चले जाते हैं। दोनों लेवल पे लोग जा रहे हैं ना। पाकिस्तान के अंदर आप न्यू स्टैटिस्टिक्स अगर यूथ के हवाले से देखें तो सबसे ज़्यादा जो सुसाइडल रेट बढ़ा है वो रिलेशनशिप इश्यूज़ की बेस पे बढ़ा है, और रिलेशनशिप की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से। यानी आप देखें कि रिलेशनशिप, लोगों ने समझ लिया है कि प्यार मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ एक लड़का लड़की की है। दिस इज़ नॉट। आपने देखा होगा कि आपके शो में 1000 लोग आ रहे हैं, आके एक्सप्लेन कर रहे हैं, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं कि नेमत खान साहब, हमने जो मोहब्बत को सोचा है ना, वो ये है। फलां कहता है कि वो प्यार है, वो खुशबू है, कोई कहता है एहसास है, कोई कहता है ये इश्क एक ऐसा जज्बा है जिसके लिए कुछ करने का दिल करता है। लेकिन इन एक्चुअल ये तो एक केमिस्ट्री, आपके दिमाग में एक लोचा चल रहा होता है, केमिकल बाउंडिंग चल रही होती है, जिसको आपने अंडरस्टैंड करना होता है और उसके एक्शंस पे आपने बिहेव करना हो। यानी बिहेव आपने किया और एक्शन किया, और एक्शन के बाद आपने उसका रिजल्ट पाया। तो हमारी यूथ जो हो रही है वो एडिक्टिव ज़्यादा है। लव अफेयर और ट्रू लव की फीलिंग कम है। यूथ हम सिंपल कहें तो एडिक्शन में हाई पीक पे है, और लव यहाँ पे, क्योंकि देखिए लव की जो लाइफ है वो क्या है, 2 से 3 साल है। 2 से 3 हमारा 4 साल का सेमेस्टर होता है। 4 साल के अंदर एक मिनट सॉरी लव की लाइफ कितनी है? 3 से 4 साल। ये साइंटिस्ट बेस साइंटिफिकली हम कहें कि साइंस ऑफ लव क्या है, तो उसकी सिर्फ 2 से 3 साल लाइफ है।
अगर फ़र्ज़ किया उसको आप सस्टेन नहीं करते, उसके अंदर आप ट्रू लव नहीं लेके आते, तो आपका रोमांस भी ख़त्म हो जाता है। जैसे हम जितने भी मैं अगर सारे व्यूअर्स से अपना एक एक्सपीरियंस जो कि हम बेसिकली शेयर कर रहे हैं कि जितनी भी क्लिनिकल प्रैक्टिस में हमारे पास 2-3 साल की शादीशुदा लोग हो, 2-3 साल गुजर चुके होते हैं, उसके बाद कहते हैं हमने ट्रू लव की शादी की थी, हम तो बिल्कुल लव मैरिज थी, हमारा ये था वो था, वो बॉन्डिंग ख़त्म हो चुकी होती है, कन्फ्लिक्ट इतने ज़्यादा अराइज हो चुके होते हैं कि डाइवोर्स या सेपरेशन या कन्फ्लिक्ट बॉन्डिंग और वो सारी चीज़ें अराइज होकर हमारे पास पहुँचते हैं। हमारे पास ना भी पहुँचे, बहुत दम दरूद करवाते हैं, कहते क्या हो गया मोहब्बत, जादू कर दिया किसी ने, मुझे इससे लगाव नहीं, जादू कर दिया, जादू कर दिया, मुझे ना प्यार, पहले इतनी मोहब्बत थी कि मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, मैं देखना बर्दाश्त नहीं करता या करती, इस तरह की फीलिंग आ रही होती है। तो वो जो एडिक्शन के लेवल पे सब लोग लेके जा चुके हैं ना, और ना अंडरस्टैंडिंग होने की वजह से मेरे ख्याल से वो मिसकंसेप्शन सोसाइटी के अंदर भी जनरेट कर रहा है। लड़का लड़की के रिलेशनशिप के अंदर ही हमने सिर्फ इश्क को घुसा दिया है। हत्ता कि काम के साथ आपका इश्क होता है, प्यार होता है, मोहब्बत है, लगन है। जैसे आप ये अभी काम कर रहे हैं, ये सारा का सारा जो तलाश है, इश्क की जुस्तजू है, इसमें लड़का लड़की इन्वॉल्व नहीं है, बट यू वांट टू एजुकेट अदर्स। आप लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं, लोगों को समझाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं अपनी रिसोर्सेज इस्तेमाल करके। इसमें आपको कोई इंटरनेशनली या नेशनली फंड नहीं मिल रहा, बट अपनी जेब से लगा के लोगों को एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये क्यों करना चाह रहे हैं? ये आपकी अपनी जस्तजू है जिसको आपने कंटिन्यू किया हुआ है। यही अंडरस्टैंड मैं समझा पा रही हूँ पता नहीं मैं बता पा रही हूँ, लेकिन बेसिकली ना एक चीज़ होती है कि हमेशा अब जो एंकर है वो ऑब्वियसली बहुत से सवालात लिए बैठा होता है, लेकिन जो बेचारा गेस्ट आता है ना, उसके पास भी बहुत सी चीज़ें होती है, वो चाह रहा होता है ये भी बता दिया जाए। मैं सुन रहा हूँ क्योंकि आप बड़े अमेजिंग तरीके से बता रहे। तो आपने कहा कि आपके पास बहुत सारे केसेस आते हैं इस तरह के, जो उसके 1 साल 2 साल 3 साल शादी के गुजर चुके होते हैं, और वो कहते हैं कि पहले तो मैं समझ रहा था या समझ रहे थे कि ये मोहब्बत है, लेकिन अब ये मोहब्बत नहीं है। तो क्या आपके हिसाब से उसके अंदर किस चीज़ की कमी थी? वो मोहब्बत थी या एडिक्शन था, क्या चीज़ थी? अगेन उस चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ। हाँ, फिर से अच्छा, ये बड़ा रिलेटेड सवाल है। बहुत से लोग पूछते हैं कि शायद हमने ना कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया। अभी जितने लोग मेरी इस पर्सन को सिलेक्ट करने का जो सबसे बड़ा दुख मुझे अभी तक हो रहा है पूरी ज़िंदगी में, ये लोगों को कहते हैं, आपने सुना होगा, आप भी तो ट्रेनिंग्स वगैरह वो सारी चीज़ें दे रहे होते हैं, केसेस आते होंगे हमारे पास भी। जितने पेशेंट आते हैं सबसे ज़्यादा कहते हैं मेरी सबसे ज़िंदगी की जो बड़ी गलती है ना, मैंने इससे मोहब्बत और इससे शादी करना है। इससे शादी है। आपकी केमिस्ट्री उस टाइम पे प्रॉपर मैच नहीं, आपने अट्रैक्शन बेस पे उसको समझ लिया कि दिस इज़ लव, और आपने उसको लाइफ का पार्टनर बना लिया और लाइफ का बेड़ा दे दिया कि तुम चलाओ। और उसकी बेस पे क्या हुआ कि डिस्ट्रक्शन ही डिस्ट्रक्शन, जो ही मौजें आई सहरा की या दरिया की या किसकी, तो आप दोनों डोलने लगे। आपने कहा नहीं मैं अपनी ज़िंदगी बचाऊंगा। जहाँ पे सेल्फ सेंटर्ड हो जाती हैं चीज़ें ना, वहाँ पे वो लव नहीं रहता। लेकिन लव की तो 3 ट्रायंगल हमेशा बनाता है, साइंस भी बनाती है, साइकोलॉजी भी बनाती है, एंथ्रोपोलॉजी भी, जितने सब्जेक्ट हैं वो कहता है इंटीमेसी है, पैशन है और ये अट्रैक्शन है। तीनों ट्रायंगल जब साथ चलेंगे, केयर भी आ जाती है इसमें। जब वो ट्रायंगल आहिस्ता आहिस्ता लड़का लड़की की या हस्बैंड वाइफ की लाइफ में कम होना शुरू हो जाते हैं, तो डिस्टर्बेंसेस और प्रॉब्लम्स बढ़ना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं बॉडीली एक दूसरे को सेटिस्फाई करना दिस इज़ लव, या उसकी सेटिस्फेक्शन भी नहीं हो रही होती। हमारे यहाँ केसेस ऐसे भी आते हैं। जब सेक्सुअल लाइफ पे या सेक्सुअल हेल्थ पे आप बात करते हो ना, तो लोगों के तो वैसे भी हमारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि टोटली अनऑथेंटिक है, लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस के अंदर भी देखें तो सेक्सुअल लाइफ का कोई कंपोनेंट पढ़ाया ही नहीं जाता। इसको तो टैबू समझा जाता है, इसको एक ऐसे स्टीरियोटिपिक माहौल में डाल दिया जाता है कि दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू अस, हत्ता कि वो हमारी ज़िंदगी का पार्ट है। लेटर ऑन आप जब देखें कि लड़का लड़की की या हस्बैंड वाइफ की लाइफ में डिस्ट्रक्शन क्यों आती है, कि वो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती, और वो जो हम हमेशा कहते हैं कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस जो है इंसान की वो कवर नहीं हो पाती, जिसकी बेस पे घर के घर टूटे हुए हैं। अगर लड़के ने अपना बिजनेस कोई स्टार्ट किया है, कोई काम करने लगा है, तो वो इतना डिस्ट्रक्टिव हो चुका होता है कि वो पॉजिटिव मैनर में नहीं लेके जा सकता हो, वो ख़ानदान को डुबा देता है। ख़ानदान को इसमें एक और चीज़ के एलिमेंट भी आते हैं इन दोनों रिश्तों के दरमियान में, हस्बैंड वाइफ के दरमियान में भी। और इससे पहले हमने एक और चीज़ के ऊपर बात की, यूथ के ऊपर, कि वो बर्दाश्त ही नहीं
कर सकते, वो सोसाइटी मतलब सोसाइटी में बस अपना कुछ अलग मुकाम या कुछ अलग चीज़ें चाहते हैं, लेकिन वो कभी अपने आप को मार देते, कभी दूसरे बंदे को मार देते, कभी तेज़ाब गिरा देते। उस टाइम उसको बर्दाश्त करना कैसे सिखाए हम जाए, और ये जो हस्बैंड वाइफ के दरमियान है इसको कैसे बर्दाश्त सिखाए? देखिए जो बर्दाश्त, पैशन, हमारा इस्लाम खुद सिखाता है हमें कि आप पैशनेट होने के साथ पेशेंस लें। आप जज्बा ज़रूर किसी चीज़ का रखें, लेकिन एतदाल के साथ, मियाना रवि के साथ, प्रॉपर आपकी अंडरस्टैंडिंग को। एक्सट्रीम लेवल जो है ना किसी काम में भी एक्सट्रीम लेवल आपके जज्बे में ज़रूर होना चाहिए, लेकिन एक्सट्रीम लेवल अगर फ़र्ज़ किया आपके किसी ऐसे टास्क में आ जाता है जहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन, जैसे एडिक्टिव हम बात कर रहे हैं कि यूथ एडिक्शन की तरफ जा रही है वो सारा, तो वहाँ पे जाके बीमारियों की तरफ जाना, डिसऑर्डर्स की तरफ जाना, ये सारी की तरफ, लेकिन हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं और लोगों के अंदर कैसे ला सकते हैं? इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो अनऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है ना, अनऑथेंटिक, एक क्लिक पे आपको दुनिया जहान की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, और वो ऐसी अवेलेबल है जो कि एक्यूरेट नहीं है, जिसे साइंस बेस्ड नहीं हम कह सकते। जब आपके पास हर दूसरे बंदे की कोई रिसर्च बेस्ड चीज़ नहीं आती, जैसे आप देख रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से ऐसी मालूमात हमारे सामने आ रही हैं 2 साल के बाद, 2 साल के, ये क्या सबसे पहले तो तब का डॉक्टर्स का बेचारों को वैक्सीनेट हुए हुए वो दुनिया में सबसे पहले ऊपर जाएंगे, खला में जाके मरीख पे कहीं गायब भी हो जाएंगे। मतलब ये इतनी अनऑथेंटिक। इसी तरह से भी प्यार के, मोहब्बत के, तुम प्यार करोगे तो ये जो नीम हकीमों ने अपनी अपनी तावीज़ों की भी दुकानें सजाई हुई हैं। मैं किसी को, लोग कुछ एक्यूरेट भी हैं, लेकिन नीम हकीम वाला जो काम हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है वो सबसे ज़्यादा मालूमात को भी ख़राब कर रहा है, लोगों के अंदर बेरा रवैया भी मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो रही है। अगर हम हमारे व्यूअर्स, अगर शुगर कोटेड वर्ड में कहा जाए तो एनलार्जमेंट के लिए आप अपने उज़ू को बढ़ाने के लिए ये दवा लगाना है, मैं ये सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, और वो कहाँ पे चट्टान पे लिखा होता है कि इस नंबर पे रब्ता कीजिए। तो क्या है, इन सारी चीज़ों की वजह से वो जो लोगों के अंदर एक इंतशार बढ़ता जा रहा है, लोगों के अंदर मालूमात की कमी, ज़्यादती हो रही है इनएक्यूरेट लेवल पे और कमी हो रही है एक्यूरेट लेवल पे, अगर कहा जाए, मैं बेहतर अल्फाज अगर अख्तियार बता सकूं तो इस तरह से। तो पैशन, सारी चीज़ें एक दूसरे के, लेकिन माफ़ी का जज्बा अपने अंदर, वो जो सारी। अच्छा, एक और हम लोगों ने छोटी सी एक रिसर्च की थी, इसमें हमने किया ये था कि स्कूल्स के स्टूडेंट्स के साथ 500 के स्टूडेंट्स हमने सेलेक्ट किए, स्कूल्स और कॉलेजेस के मिक्स स्टूडेंट्स थे। हमने देखा कि वायलेंस क्यों बढ़ रहा है, लोगों के अंदर पैशंस क्यों नहीं है। तो उसमें जो रिज़ल्ट हमने देखा कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, हम माफ़ नहीं करते किसी भी लेवल पे। हमने बच्चे को भी देखेंगे कि बच्चा अपने माइंड में खुन्नस बसा लेता है, और उसकी बेस पे वो जज्बा जो है ना, ये जो तलाश इश्क का जज्बा, ये बड़ा उम्दा है। इस तक पहुंचने के लिए सालों सदियां लग जाती हैं, और लोग तो पहुंचते ही नहीं है, और उससे पहले मर जाते हैं। कहते हैं मैं इश्क में हूँ, मैं प्यार में हूँ, मैं मोहब्बत में हूँ, लेकिन इस तक पहुँचना आसान बात नहीं है। क्यों नहीं पहुँच पाते? उनके अंदर ना माफ़ी करने का, ना ग्रेटिट्यूड की फीलिंग, जो उनके पास ब्लेसिंग्स हैं उनको। एक होता है ना कि एक आपके पास एक हस्बैंड या वाइफ या जिस तरह से भी रिलेशनशिप है, इवन माँ बाप के रिश्तों में भी देख लें, ज़रा सी कोई गलती हो जाती है तो हमने चढ़ के बैठना है कि क्यों नहीं हुआ। माफ़ी नहीं करते, माफ़ी नहीं। तो ये माफ़ी जो एक होते हैं ना कि आपने माफ़ करने, कोई भी गलती हो जाए, हम इंसान हैं, और इंसान जो होता है वो कहते हैं हता का पुतला है, तो हमसे अगर गलती हो जाए तो माफ़ करें। एक और सवाल अगेन वही आता है, आपके पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि जब शादी के बाद उसके पास लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते होते, अगर कोई ये वीडियो देख रहे हैं और उनके घर में ये प्रॉब्लम चल रही, तो उनको आप उस सस्टेन रखने का फार्मूला सिखाना चाहेंगे तो क्या होगी? एक्सेप्ट कर लें। एक्चुअली ना, जब तक बहुत से लोग ना एक्सेप्ट नहीं करते, शादी उन्होंने की होती है, घर वो चला रहे होते हैं, मोहब्बत भी वो कहते हैं मोहब्बत है, लेकिन एक्सेप्टेंस लेवल के ये मेरा पार्ट हो गया है। हाँ, जैसे बहुत ज़्यादा एग्रेशन का लेवल, या आप देखें जितने भी जज्बात की सेहत का जो अमल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोगों को अंडरस्टैंड करना चाहिए, मुझे किस बात पे गुस्सा आता है और मेरे पार्टनर को किस बात पे गुस्सा आता है। अंडरस्टैंडिंग का लेवल, अंडरस्टैंडिंग के लेवल के साथ साथ एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि ये एक ह्यूमन बीइंग है, इसके अपने जज्बात हैं, ख्यालात हैं, ये मेरा कोई वो ऐसा पर्सन नहीं है जिसको मैंने लगाम दी होता है ना बात का, आपने पेट रखा है, पेट के साथ आप प्यार मोहब्बत सब कुछ करें, इश इधर हो जाओ, इश इधर हो जाओ, देयर आर नंबर ऑफ लैंग्वेजेस। आपका पेट नहीं है, ये आपकी जो है, ये ह्यूमन बीइंग है, उसको एज अ ह्यूमन बीइंग डील करें। जितने भी रिश्तों में सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन और कन्फ्लिक्ट आता है ना, आप उसे उसकी तरह एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। आप उसे प्रॉपरली बताएं कि दीज थिंग्स, ये जो चीज़ें हैं तुम्हारे अंदर, ये आदात हैं, ये जो तुम्हारे ख्यालात हैं,
मैं इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन इनको अगर तुम दुरुस्त कर लो और इस लेवल पे लेके आओ और उसे जस्टिफाई करें, उसे बताएं कि ये कहाँ पे लैकिंग है। आपने इम्पोज नहीं करना, एडजस्ट करवाना है, क्योंकि आपने ज़िंदगी का बेड़ा उठा लिया, दोनों चल रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो लेवल एक दूसरे की हामी, एक का वजन बहुत ज़्यादा और वेग का कम है, तो आपने कश्ती को तो बराबर रखना है ना, कि बैलेंस में लेके आप मौजों के साथ चलेंगे। तो यू नीड टू बी यू नो वो प्रॉपरली आपने चीज़ों को बैलेंस में जब लेके चलेंगे, एक दूसरे को एक्सेप्ट करेंगे, एक दूसरे को माफ़ी का जो अमल है, हमारा जो हुकूक लिबात सिखाए गए ना हमें, वो हम चैप्टर्स पढ़ नहीं रहे। ठीक है। मैं साइकोलॉजी से थोड़ा सा एक फिलोसफिकल टर्म में आ चुकी हूँ, लेकिन एक्चुअली कनेक्टेड है। फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, जितनी भी हमारे दुनियात हमें जो पढ़ाई जाती थी, वो सारे जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत दूर हो चुके हैं हम लोग, और जिसकी बेस पे हमारी सोसाइटी के अंदर देखें तो आप सिर्फ और सिर्फ ये जो लव है इसको सेक्स में, लस्ट में, इन चीज़ों में देखते हो और कहीं भी नहीं देख पा रहे। तो आप एक्सेप्ट करें अपने रिश्तों को। अगर आपने किसी के साथ शादी कर ली है, अगर आपका रिश्ता बन गया और आपके अंदर उसके अंदर डिफरेंस है, लाइक चीज़ों को लेकर, थिंकिंग को लेकर, मुख्तलिफ चीज़, तो उसको अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को। इसमें एक चीज़ हम सिखाते हैं जो बार बार हम बताते हैं, इसमें हम एक चीज़ सिखाते हैं, एम्पैथी वाला फार्मूला, 1691 वाला फार्मूला, कि वो अपने एंगल से देख रहे हैं, आप अपने एंगल से देख रहे हैं, तो आपने उनकी नज़रों से भी देखने, उनकी शूज़ में पाँव डालने, और आप जब आप उनकी शूज़ में पाँव डालेंगे तो 100% यकीन है कि वो भी आपकी शूज़ में पाँव डाल लेंगे। तो इसी तरह अंडरस्टैंड करें, एक्सेप्ट करें और आके लेके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का बहुत अमेजिंग जवाब दिया। सो अब अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। इंटरेस्टिंग वन एक्चुअली। सो हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ आ चुके हैं जिसका नाम है रैपिड फायर। सो भी आप तैयार हैं? रेडी एंड एक्साइटेड। यस, मैंने कुछ सवाल पूछने और आपने सिर्फ शॉर्ट आंसर देने। वो कौन सी 3 चीज़ें जिसके बिना आप घर से नहीं निकलते? सैनिटाइजर, मास्क, मोबाइल फोन। ये आजकल के ज़माने का Exactly. ये अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसे चेंज जो आप चाहती है कि मेरी ज़िंदगी में आ जाए? एक्चुअली टफ, बहुत सी चीज़ें चेंज करना चाहती हूँ, मैं तो पूरी ज़िंदगी चेंज करना चाह रही होती हूँ। बात कर क्या चेंज करना चाहती हूँ मैं? चेंज एक करना चाहती हूँ कि मैं कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चल सकता है। अच्छा, मुझे स्किन एलर्जी है बेसिकली, मैं सनबर्न, ज़रा सी आउट स्टेशन जाती हूँ ना तो कहीं ना कहीं मेरी स्किन, कश्मीर से हूँ बेसिकली, ऑल दो हमारा इतना वो नहीं था, लेकिन वो उसकी वजह से मेरे हाथ से जीन्स के अंदर आया हुआ किसके। एक तो ये जो मेरी स्किन का टोटली टोन है, ये चेंज करना चाहती हूँ कि ये रिफ्लेक्ट ना हो, मैं जैसे भी माहौल में हूँ मैं एडजस्ट हो जाऊँ। दूसरी चीज़ मैं ये चेंज करना चाहती हूँ, आई डोंट नो, मैं एक चीज़ पाकिस्तान के सिनेरियो के अंदर रहते हुए जो साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है और लोगों के जो माइंड सेट है, मैं चाहती हूँ कि लोगों के अंदर अवेयरनेस आए। वो चेंजिंग मुझे बहुत बहुत ज़्यादा, और स्पेशली पर्सनल रिलेशनशिप, मैं पहले भी आपसे कह रही थी ना, सेक्सोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका चेंज ऑब्वियसली चेंज है ही नहीं कुछ, ये जो लोगों के कॉन्सेप्ट है ये चेंज हो जाए, लोग अंडरस्टैंड करें, लोग इसको एक्सेप्ट करें। इसकी बेस पे जो लोगों के अंदर इतनी ज़्यादा बीमारियां, एड्स, बहुत से कम्युनिकेबल, अगर एक पूरी टर्म में कहा जाए तो कम्युनिकेबल डिजीजेस बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, तो इसकी वजह से अंडर द कारपेट जो डार्क रूम्स लोगों ने सजा के अपनी अपनी जो ग्रुप और ये वो सारी चीज़ें चल रही होती हैं, इन चीज़ों की चेंजिंग मैं चाहती हूँ कि किसी लेवल पे कर सकूँ। खुदा ताला हिम्मत दे बस। थोड़ा सीरियस हो गया। हाँ, नहीं, आपका सबसे पसंदीदा चीज़ साइकोलॉजी में लोगों का जो रिएक्शन होता है ना, आप जो ही कहते हो यूर साइकोलॉजिस्ट, वो पहले मुंह बनाते हैं। दिस इज सिली भी है, ये पसंदीदा भी है, लोग समझते हैं कि शायद हम प्रिडिक्ट कर लेंगे, लेकिन ये तो रेगुलर आंसर आपको मिलता होगा सारा कुछ, ये सारे यही कहते होंगे। इसमें ये मज़े वाली चीज़ ये है कि मुझे खुद की फीलिंग आती है कि आई एम एबल टू अंडरस्टैंड अदर्स। दिस इज द एक्चुअल। एक लाइन में अगर आजकल के पेरेंट को एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या होगी? किसी तरह से भी फैसिलिटेट अगर बच्चों को कर रहे हैं ना, तो गाइडलाइन के साथ करें। ठीक। मोबाइल जैसे दे देते हैं, लेकिन बताते नहीं है कि इसके साथ कौन सी, वो कहते हैं ना, पेरेंटल कोड लगाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आजकल की हमारी नौजवानों को एक लाइन में कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो क्या होगी? सीधे हो जाओ। प्यार, मोहब्बत, दीज आर सब्जेक्टिव थिंग्स। ठीक है, फोकस ऑन योर एम। सबसे अच्छी मेमोरी जो आपकी लाइफ में हो अभी तक, एक लाइन में? सबसे मेमोरी अच्छी है जब मैं डिलीवरी मेरी हुई, मेरा एक्चुअली नॉर्मल बेबी पैदा हुआ है, तो जो ही आई वॉज ऑन मेडिकल कोच पे थी, बेबी सामने मेरे निकाल के ऐसे रखा गया, और वो जो एक रिफ्लेक्शन थी ना कि ये मेरे अंदर से एक इंसान निकला है, यू नो, वो जो फीलिंग थी, वो मैं आए दिन जब भी मैं डिस्ट्रेस होती हूँ या मुझे लगता है कि किसी काम पे मैं वो नहीं, पर वो मुझे टोटली एक एनर्जी देता है कि आई एम दिस, आई कैन डू इट।
तो Okay. वो अच्छी मेमोरी है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी मज़ेदार मेमोरी है। अच्छा, मैंने एक लफ्ज़ बोलने और आपके माइंड में जो चीज़ आ जाए आपने 1 सेकंड में बताना है, अच्छा, ठीक है? दिल लगी, एहसन रज़ा, दोस्ती, कमर खतीब, बारिश, एहसास, स्ट्रगल, माई लाइफ, जवानी, सब कुछ। बच्चे। नो, ओके बच्चे नो, Okay. एक ही बच्चा काफ़ी है, मतलब मुझे इस पे आता है कि नो बच्चे, ओके, एक बच्चा, बच्चा, ये या वो, ठीक है? लव या मनी, मनी, हार्ड वर्क और लक, लक, इंटेलिजेंट या रियलिटी, ब्यूटी, रियलिटी। जो रियलिटी और ब्यूटी आपने दो कहे ना, हाँ। ब्यूटी और रियलिटी ठीक। मेरे हाथ से, रियलिटी। अर्ली मॉर्निंग पर्सन या नाइट पर्सन, अर्ली मॉर्निंग पर्सन, फ़ोन या लैपटॉप? लैपटॉप। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हर सवाल का दोबारा बड़ा अमेजिंग जवाब दिया। आप अपने ऑडियंस को, हमारे ऑडियंस को इश्क के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, ज़िंदगी के ऊपर, किसी भी चीज़ के ऊपर कोई मैसेज देना चाहते, कोई एडवाइस देना चाहते तो प्लीज़। पहला मैसेज तो मेरा जितने भी नेमत खान साहब की व्यूअरशिप है या इतने हज़ारों लोग इनको सुनते हैं, सबसे पहला मैसेज ये है कि जो जैसे हैं आप उसको एक्सेप्ट करने के साथ साथ चीज़ों को बिल्ड करना सीखें। हम अपनी एनर्जीज दूसरों को देख देख के इतनी ज़ाया कर रहे होते हैं ना कि हम फिर किसी मकाम तक नहीं पहुंच पाते। फोकस करें अपनी स्किल्स पे, अपने आप पे, जो खुदा ताला ने आपको दिया है उसके अंदर रहते हुए ख़ुद को कुछ बनाने की कोशिश करें, ना कि दिन रात इस किराए पे जाएं कि खुदा ताला ने हमें ये नहीं दिया, मेरे पास ये नहीं है। वो सारी सिचुएशन में रहेंगे तो ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं पा सकेंगे। ये सारा का मकसद, ये सारा का सारा जो मैसेज है ना, ये जनरल है। और मियाँ बीवी के लिए स्पेशली मैसेज ये है कि अपनी जो बेड लाइफ है, ये आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो इट्स अ रिलेटेड या नहीं, उसको खूबसूरत बनाएं। ज़िंदगी खुद ब खुद आपको बेहतर लगना शुरू हो जाएगी, उसमें कन्फ्लिक्ट ना लेके आएँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच। I don't know, it's a very vague line, but it's a message. इट्स ओके, आपका काम है ही, Yeah, और yes. लोगों को पता भी चले कि आप Yes, क्या कर रही है, yes. किस तरीके से आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो पता तो चलना चाहिए। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको जैसी भी बनाया, आपको बहुत खूबसूरत इंसान बनाया है, बेशक। और आपके अंदर एक क्वालिटी रखी है जो हर किसी में नहीं होती। हर इंसान यूनिक है और उस यूनिक को पहचानना है, तलाश करना है और उसी के साथ चलना है। कोई गोरा होगा, कोई काला होगा, कोई कैसे होगा, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ है काले के अंदर, तो गोरे के अंदर नहीं होगी। गोरे के अंदर सिर्फ गोरापन होगा, लेकिन काले के अंदर की जो स्केल्स होगी वो उसके पास नहीं होगी। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर एक चीज़ ऐसी रखी है जिसकी वजह से वो यूनिक है, खूबसूरत है और बड़ा शानदार तरीके से वो ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में।